नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं जिनके नाम के साथ शक्ति और विवाद दोनों जुड़े हैं। इंदिरा गांधी जी। भारत की शायद सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक। हाँ, और हम उनके जीवन और फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इंदिरा गांधी भारत की लौह महिला किताब के कुछ अंश हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस किताब के नजरिए से उनके सफर को, उनके जटिल फैसलों को थोड़ा समझें। सही कहा। देखिए, पहली महिला प्रधानमंत्री बनना ये अपने आप में ऐतिहासिक था, पर साथ ही वो आपातकाल का दौर, वो भी उनकी कहानी का एक अहम और शायद स्याह हिस्सा है। हाँ, बहुत पेचीदा सफर रहा उनका। तो चलिए किताब के हिसाब से शुरू करते हैं। 1917 इलाहाबाद, एक ऐसा घर जहां राजनीति नस नस में थी। जी। पिता जवाहरलाल नेहरू, पहला प्रधानमंत्री बनना, और बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम का माहौल। महात्मा गांधी का भी काफी असर रहा। किताब यही बताती है कि ये जो शुरुआती साल थे ना, उन्होंने ही उनकी राजनीतिक समझ और कह सकते हैं दृढ़ता की नींव रखी। ये सिर्फ पारिवारिक विरासत नहीं थी, ये एक तरह की ट्रेनिंग थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वो ट्रेनिंग फिर काम आई। पहले पिता के साथ काम किया, फिर 59 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी और शास्त्री जी की सरकार में भी मंत्री रही। हाँ, सूचना प्रसारण मंत्री। लेकिन किताब शायद ये बात पर जोर देती है कि असली परीक्षा तो 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुई। सही बात है। कांग्रेस के अंदर ही जो पुराने नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, हाँ, सिंडिकेट, उनको लगता था कि ये मतलब उनके इशारों पर चलेंगी, एक तरह से कठपुतली प्रधानमंत्री। अच्छा, पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। किताब यही विश्लेषण करती है कि सिंडिकेट ने उनकी राजनीतिक सूझबूझ को काफी कम आंका। उन्होंने ना सिर्फ पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि पार्टी को तोड़ा भी बाद में। हाँ वही। और फिर आया 1971 का भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश का बनना। वो तो एक बहुत बड़ा मोड़ था। जी। किताब इसे सिर्फ एक फौजी जीत नहीं मानती, बल्कि इंदिरा गांधी की कूटनीति और वो जो निर्णायक नेतृत्व होता है ना, उसका शिखर मानती है। इसने उन्हें देश भर में जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। हाँ, दुर्गा कहा जाने लगा था उन्हें। और इसी समय वो नारा भी आया, गरीबी हटाओ। किताब इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ एक नारा था या वाकई कुछ नीतियां थीं? किताब इसे दोनों नजरिए से देखती है। एक तरफ ये एक बहुत ही कामयाब राजनीतिक नारा था, जिसने उन्हें सीधे गरीबों से जोड़ा। हाँ, वो जुड़ाव तो दिखा। लेकिन साथ ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राजाओं के प्रिवी पर्स खत्म किए गए। ये ठोस कदम भी थे। हाँ, किताब ये भी कहती है कि इनका जमीनी असर शायद मिला जुला रहा, और यहीं से वो सत्ता का केंद्रीकरण, वो प्रवृत्ति भी दिखने लगी थी। अच्छा, मतलब वो पावर अपने हाथ में रखने की कोशिश। हाँ, जो आगे चलकर मतलब एक बड़े टकराव की वजह बनी। और वो टकराव था आपातकाल, इमरजेंसी। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत मुश्किल दिन। जी, एक काला अध्याय कह सकते हैं। किताब बताती है कि हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला तो एक तात्कालिक कारण था जिसने उन्हें चुनाव से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हाँ, रायबरेली सीट वाला मामला। जी। लेकिन किताब ये भी इशारा करती है कि इसके पीछे सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की उनकी अपनी इच्छा, विपक्ष का बढ़ता हुआ दबाव और शायद कुछ अंदरूनी असुरक्षाएं भी थीं। तो किताब उस दौर के बारे में क्या बताती है? क्या हुआ उस समय? किताब विस्तार से बताती है कि कैसे नागरिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, अखबारों को छापने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और वो जो जबरदस्त नसबंदी अभियान चला, उसने तो सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा किया। ये दिखाता है कि कैसे एक लोकतांत्रिक नेता भी अलोकतांत्रिक रास्ते पर जा सकता है। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1977 का चुनाव हार गई, बुरी तरह हारी। ऐसा लगा कि बस अब इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर खत्म। उनकी वापसी भी उतनी ही नाटकीय थी। जनता पार्टी की सरकार ज्यादा टिक नहीं पाई। हाँ, वो आपसी झगड़ों में ही उलझ कर रह गई, और इसका फायदा उठाकर 1980 में इंदिरा गांधी ने जबरदस्त बहुमत से वापसी की। किताबें से उनकी वो जो राजनीतिक जिजीविषा होती है ना, कभी हार न मानने वाली, और जनता से दोबारा कनेक्ट करने की उनकी क्षमता, उसका सबूत मानती है। लेकिन ये दूसरा कार्यकाल भी आसान नहीं रहा। पंजाब संकट बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हाँ, खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन एक गंभीर चुनौती बन गया था। और फिर आया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जून 1984, स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला। किताब इसे कैसे देखती है? क्या ये जरूरी था या एक दुखद भूल? देखिए, किताब इसे एक बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील मुद्दे की तरह पेश करती है। एक तरफ देश की एकता अखंडता का सवाल था, दूसरी तरफ स्वर्ण मंदिर की पवित्रता थी, सिख समुदाय की भावनाएं थीं,
बहुत नाजुक स्थिति थी। किताब शायद यही तर्क देती है कि ये एक ऐसा फैसला था जिसके परिणाम बहुत दूर तक गए और बहुत दुखद रहे, भले ही उस समय की सरकार को लगा हो कि ये जरूरी है। इसने बहुत गहरे जख्म दिए। और उन्हीं जख्मों का नतीजा 31 अक्टूबर 1984, उनकी हत्या उनके अपने सिख अंगरक्षकों ने। जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए। और उसके बाद दिल्ली और देश के कई हिस्सों में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़के। तो आखिर में ये किताब उनकी विरासत को कैसे समेटती है? क्या है वो लौह महिला, तानाशाह? किताब उन्हें एक ऐसी नेता के रूप में दिखाती है जिनमें गजब की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, हिम्मत थी और राष्ट्र को सबसे ऊपर रखने की भावना भी थी, जैसा 1971 में हमने देखा। हाँ, लेकिन साथ ही सत्ता से एक गहरा लगाव भी था और उसे बचाने के लिए वो लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता भी कर सकती थी, जैसा आपातकाल में दिखा। तो वो एक पथप्रदर्शक तो थीं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी राह विवादों से भरी हुई थी। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू, एक बेहद जटिल व्यक्तित्व, लौह महिला भी और सत्तावादी होने के आरोप भी सहने वाली। और फिर उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो परिवार की राजनीतिक विरासत भी जारी रही। बिल्कुल, उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। किताब यही याद दिलाती है कि एक मजबूत नेता और एक सत्तावादी शासक के बीच की जो लकीर है वो कई बार बहुत महीन हो जाती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब देश की सुरक्षा या विकास के नाम पर बड़े कड़े फैसले लिए जाते हैं तो व्यक्तिगत आज़ादी और लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनके साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए, और वक्त के साथ इतिहास ऐसी जटिल विरासतों को कैसे देखता है, कैसे उनका मूल्यांकन बदलता रहता है। सही बात है, ये सवाल तब भी थे और आज भी उतने ही जरूरी हैं।